अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं, अ डिवाइस जो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं नाउन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो इलेक्ट्रो केमिकल सेल है ये किस तरह से बना होता है, अगर हम देखें तो मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूँ। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को रखा होता है। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो वो अपने आयंस में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके अंदर हमने दो मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप किया होता है। ये हमारे पास मेटल की दो प्लेट्स हैं, इनको हमने इसके अंदर डिप किया होता है। और इन मेटल की जो प्लेट्स हैं इनको हमने बैटरी के ज़रिए से कनेक्ट किया होता है। तो बैटरी का एक हिस्सा पॉजिटिव होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रखेंगे, जो पॉजिटिव है उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके बनाते हैं और नेगेटिव को हम छोटा शो करते हैं। तो बैटरी का जो टर्मिनल पॉजिटिव वाला होगा, जो टर्मिनल पॉजिटिव वाला है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है उस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। तो इसे हम पढ़ते हैं कैसे, देखें। जब हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है, तो व्हेन अ डायरेक्ट करंट इज अप्लाइड, व्हेन अ डायरेक्ट करंट मतलब है कि जो डीसी करंट होता है, करंट दो किस्म के होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। तो एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, हम ज़रा यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एसी करंट होता है उसका हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होता है, मीन के वो इस तरह से मूव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव यूँ। तो हमारे पास जो ये हमारे पास एसी साइकिल है, कंप्लीट साइकिल होता है, इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। अल्टरनेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन एक हमारे पास होता है डीसी करंट, और डीसी करंट को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। या तो इसका पॉजिटिव साइड होता है या फिर नेगेटिव साइड होता है। एक साइड इसकी गुम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी पॉजिटिव साइड है, फिर नेगेटिव नहीं होगी, फिर एक वक्फा होगा, फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, फिर वक्फा होगा, फिर पॉजिटिव होगी। तो यूँ हमारे पास इसके अंदर जो नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ पर है वो नहीं होता, उसको रिमूव कर दिया जाता है डायोड के ज़रिए से। ये फिज़िक्स का टॉपिक है, इंशाल्लाह आप लोग फिज़िक्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम लोग किसी सेल को डायरेक्ट करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट देने के बाद इसके एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। मीन के एक हमारे पास होता है कैथोड जिसको पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक हमारे पास होता है एनोड जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ही हम लोग डायरेक्ट करंट को अप्लाई करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, असल में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे HCl है, HCl को देखें तो H प्लस और क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव क्लोराइड आयन, और हमारे पास H प्लस आयन प्रोटॉन होता है। तो जैसे हम लोग डायरेक्ट करंट को अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन्स हैं, ये मूव करते हैं किसकी तरफ, टुवार्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मीन के कैथोड की तरफ।
जब ये कैथोड की तरफ जाते हैं, कैथोड पर जाने के बाद ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। कौन गेन करेंगे? जो आइंस हैं जो मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, और वहाँ पर उनकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है? रिडक्शन। मीन के कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? रिडक्शन। तो दूसरी अगर बात करें तो दूसरी हमारे पास है जो नेगेटिव आइंस हैं वो मूव करेंगे टुवार्ड्स एनोड, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो कैथोड, ये जो हमारे पास नेगेटिव आइंस हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड की तरफ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। और जो एनोड है मेटल का जो इलेक्ट्रोड एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और जो हमारे पास कैथोड है उस पर क्या हो रही होगी? रिडक्शन हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल में देखें तो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड की तरफ जमा हो जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, H2 गैस बनाएंगे। अगर हम लोग देखें क्लोराइड आयन को तो वो किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे, और इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएंगे? अकामुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना और वहाँ पर जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दिस मूवमेंट ऑफ आयंस, दिस मूवमेंट ऑफ आयंस एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से क्या होता है? केमिकल चेंज आती है एट इलेक्ट्रोड्स, जो कैथोड और एनोड हैं। इस वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि केमिकल चेंज आती है। केमिकल चेंज का मतलब है क्या हुआ है? केमिकल एनर्जी। तो हमारा जो सेल था वो यही था कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना था? केमिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक मिसाल है जो बुक में दे रखी है उन्होंने। जैसे NaCl है, अगर NaCl का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करें तो NaCl के अंदर एक हमारे पास Na पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव है। तो एट कैथोड क्या होगा? कैथोड से मुराद जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर क्या होगा? मैंने कहा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव आइंस हैं वो जाएंगे। जैसे सोडियम है, ये जाएगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl को जब हम लोग सेल के अंदर डालते हैं तो एनोड कैथोड पर हमें क्या मिलता है? सोडियम मिलता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग एट एनोड, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और Cl में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Cl2 गैस बनती है। एटॉमिक हालत में क्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। Cl2 गैस बनती है, कैसे बनेगी? दो क्लोरीन इकट्ठे आएंगे, Cl2 गैस बनेगी, दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रिमूव करेंगे या लॉस करेंगे। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के चंद एक यूजेस दिए हुए हैं बुक के अंदर। हम इसको यूज़ करते हैं सोडियम मेटल हासिल करने के लिए या क्लोरीन गैस हासिल करने के लिए। मीन कि हमने अभी देखा कि जो सोडियम मेटल है वो हमें कैथोड से मिलता है, या फिर हम लोग Cl2 गैस को कलेक्ट करने के लिए भी ये जो प्रोसीजर ये करवाते हैं। अगर हम इसका दूसरा यूज़ देखें तो हम लोग मेटल को रिफ़ाइन करने के लिए भी ये अमल करवाते हैं।
फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कॉपर को देखें तो एक सेल बनाते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए। एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। तो यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास प्योर कॉपर का है, एक हमारे पास इम्प्योर कॉपर का है। जो प्योर कॉपर है उसको हम कहते हैं ये हमारा कैथोड है, जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम कहते हैं हमारा ये एनोड है। जैसे इसको DC करंट से जोड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ेंगे, जो इम्प्योर कॉपर है इसके जो आयन्स हैं ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद Cu+2 की सूरत में सोल्यूशन में आ जाएंगे। ये जो Cu+ हैं कॉपर आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड की तरफ भागेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होते जाएंगे, यूं डिपॉजिट होते जाएंगे। इस तरह से जो एनोड वाला कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो ख़त्म होता जाएगा, जो कैथोड वाला कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, इसका मैस बढ़ता जाएगा। यूँ हमारे पास जो कॉपर है वो क्या होती जाएगी, प्योर होती जाएगी। इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अच्छा, कॉपर के अंदर जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ यूँ नीचे जो है ना इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम लोग एनोड मड भी कहते हैं। तो ये दूसरा यूज़ हो गया। तीसरा यूज़ हम लोग इस सेल को इस्तेमाल करते हैं केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमारे पास कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा प्रोड्यूस करने के लिए इस सेल को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग एक और बात करें तो चौथे नंबर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक धात पर दूसरी धात की तह चढ़ाना। जैसे यहाँ हमने देखा कॉपर था, कॉपर की हमने जो है ना, जैसे यहाँ हमने देखा कॉपर है हमारे पास, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, उसके ऊपर हमने दूसरे प्योर कॉपर की, इम्प्योर कॉपर की जो है वो एक लेयर चढ़ाई है, जो प्योर कॉपर की फॉर्म है उसके ऊपर चढ़ती आई है। यूँ हम लोग कोई भी ऐसे हमारे पास मटेरियल हो तो हम उस पर किसी दूसरी धात की तह को चढ़ा सकते हैं। इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या बरकी मलमाकारी भी इस अमल को कहते हैं। तो सेल के लिए चंद एक हमारे पास अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है वो जो कंपाउंड होगा इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, वो क्या होना चाहिए, आयनाइज होना चाहिए। अगर वो आयनाइज नहीं होगा तो फिर काम सही तरीके से नहीं होगा। आयनाइज 2 तरीक़ों से होता है, या तो उसका अगर सॉल्यूशन बनाएं तब वो आयनाइज हो जाए, पानी के अंदर डाल दें या कोई और सॉल्यूशन बनाएं, या फिर उसको मेल्ट कर दें तब ये क्या बनाए, आयंस बनाए, इनके मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में वो क्या बनाए, आयंस बनाए। मोल्टन मतलब पिघली हालत में। तो अगर दूसरी बात करें, इलेक्ट्रोलाइट के बाद हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये मेटल के भी हो सकते हैं, ये कोई दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेटल्स हों, कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है। वो कौन सा मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं ये ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं। ग्रेफाइट एक कंडक्टिंग मटेरियल है। मेटल जैसे हमारे पास आयरन है, जैसे हमारे पास कॉपर है, जैसे हमारे पास सिल्वर है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं ये कई किस्म के हो सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रोड पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, एक अच्छे इलेक्ट्रोड बनाए जा रहे हैं ताकि सेल अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। जैसे एरोजेल है, ज़ीरो जेल है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोड बनाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, हमने जो पावर सप्लाई देनी है वो हमने हमेशा क्या देना है, DC करंट देना है। हम इसको AC करंट नहीं दे सकते, क्योंकि AC करंट से हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। और उसके बाद जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है सेल की, जैसे हमने यहाँ सेल की स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो सेल की स्ट्रक्चर है ये चेंज होती है फ्राम मटेरियल टू मटेरियल। के डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं या किस वर्क के लिए सेल बना रहे हैं।
तो उसके मुताबिक जो सेल की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, चेंज होती है। मीन के जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो चेंज होती है या वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। मीन के हमने कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, अगर कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी और तरह से स्ट्रक्चर होगी। अगर हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी और स्ट्रक्चर होगी। तो ये देखेंगे कि हम एलिमेंट कौन सा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम क्या बनाएंगे, सेल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। हम इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। हमने अभी सेल के अंदर पढ़ा कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं कैथोड की तरफ। मीन के जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, हाँ जी, वो मूव करते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस हैं Cu+2 या हमारे पास हाइड्रोजन के आयन हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है क्योंकि पॉजिटिव आयंस हैं तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने मेटल्स के अंदर कॉपर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की गेन होती है उसको हम लिखते हैं इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर। जैसे H+ है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, H के अंदर। तो अगर हम कॉपर में देखें, कॉपर पर +2 चार्ज है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। अगर हम H+ की बात करें, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, H में। तो हमेशा H2 गैस बनती है, एटॉमिक हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बबल आउट हो जाएगी। जैसे हम लोग कोई भी मतलब सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर कोई गैस होती है मीन के इलेक्ट्रोड पर, तो मीन के इफ़ अ गैस इज फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स, तो ये क्या हो जाती है, ये बबल आउट हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि जो गैसेज हैं वो बबल्स ऑफ हो जाती हैं, मतलब ये रिएक्शन में रहती नहीं है, ये सेल के अंदर रहती नहीं है, इनको वहाँ से अलग अलग कर दिया जा सकता है उसी टाइम। लेकिन अगर वो मेटल्स हों या सॉलिड मटेरियल हो तो वो जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ये कॉपर के आयंस हैं, जब ये जाएंगे कैथोड के पास तो कैथोड पर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता जाएगा, यूँ डिपॉजिट होता जाएगा। तो 2 बातें हो गई, अगर कोई मेटल होगा तो वो डिपॉजिट होता जाएगा, अगर कोई गैस होगी तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ से बबल आउट हो जाएगी, मीन के बबल की सूरत में बाहर निकल जाएगी। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं, कोई भी हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो मूव करेंगे किस तरफ, मूव टुवर्ड्स एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, अगर हम क्लोरीन को देखें Cl नेगेटिव, ये जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एनोड इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 क्लोरीन इकट्ठे जाएंगे, Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें किसकी, दूसरा नेगेटिव आयन है हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, ये जब जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, O2 के अंदर। प्लस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, प्लस ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। असल में हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O लगाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इस तरह हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं,
H2O। तो अगर इक्वेशन में देखें, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इधर हमारे पास एक ऑक्सीजन है, इस तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इधर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। अगर इसको हम लोग पहले ईमन में कन्वर्ट करें तो इधर 2 लगा दें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 और 2 4 हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन हैं, 1 है, तो इधर 4 लगाएंगे। दूसरा हमारे पास इधर हमारे पास कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 4 नेगेटिव चार्ज हैं। तो इधर हमारे पास कितने चार्ज है नेगेटिव, सिर्फ 1 है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर जिंक आ जाता है, एक और इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जिंक क्लोराइड है, हम इसकी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ZnCl2। जब इसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, पहले देखते हैं कि जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा Zn+2 और Cl नेगेटिव, कितने Cl नेगेटिव 2। तो एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पर हमेशा कौन से चार्जेस जाएंगे, हमें पता है कैथोड पर जाते हैं हमेशा वो चार्जेस जिन पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव चार्ज रखता है। तो जिंक जाएगा +2 की सूरत में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर क्लोरीन की बात करें तो वो कहाँ पर जाएगी, एट एनोड। अब एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन जाएगी, 2 Cl नेगेटिव जाएंगे, वहाँ पर ये Cl2 गैस बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर रहने दें, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा, हमारे पास ZnCl2 था, जैसे हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, एक हमें मिला Zn, एक हमें मिला Cl2 गैस। तो बच्चों ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।